दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि इस समय देवरिया कांड को लेकर तमाम खबरें आपके पास आ रही हैं, लेकिन हम देवरिया कांड के जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, हम उसकी इनसाइड स्टोरी पर बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में इस तरह के हालात बने हुए हैं जिसमें कोई ना कोई किसी न किसी की ज़मीन पर या तो कब्जा कर चुका है या कब्जा करने के फिराक में है। और वो कौन से लोग होते हैं जो कब्जा करते हैं। जिस तरह से कि देवरिया में एक ही गांव में 10 बीघे की ज़मीन के लिए लेकर के 6 हत्याएं हो गई। जी, आपको मालूम है कि उस गांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने जब अपनी एक विवादित ज़मीन पर पहुंचा तो कुछ ही देर के बाद उसकी लाश उस गांव के गली में मिली। जब ये बात जो है उसके पक्ष के लोगों को पता चली तो उसके पक्ष के लोग हथियार बंद होकर के लाठी और धारदार हथियारों के साथ दूसरे पक्ष के घर पे हमला बोल दिया, जिसमें लगभग घर के सभी सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया। तो हम आपके सामने ये बात भी रखेंगे कि इस तरह के हालात गांव में बढ़े कब से और क्यों बढ़े, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे हम पहले आपको ये बता दें कि ये मामला जो है देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र का है, लेहड़ा टोला का ये बताया जाता है, जिसमें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के 100 मिलने के बाद ये सारा मामला हुआ, जिसमें कि सत्यप्रकाश दुबे के घर पे लगभग 50 के संख्या में लोग हमला कर दिए और घर के सभी सदस्यों को लगभग उन मौत की नींद सुला दिए। अब ये मामला है क्या, पहले ये समझना ज़रूरी है और इसके बाद हम परत दर परत आपको बताएंगे। ये मामला ये है कि सत्यप्रकाश दुबे का भाई ज्ञान प्रकाश दुबे मंदबुद्धि है, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाया यादव ने, यानी इसके फ़ायदे को उठा करके उन्होंने अपने घर पे रख लिया। प्रेमचंद यादव पर यह आरोप है कि जो ज्ञान प्रकाश दुबे थे, सत्यप्रकाश दुबे के भाई, वो मंदबुद्धि थे, इसलिए उसको अपने जाल में फंसाकर प्रेमचंद यादव अपने घर पर रख लिए। वो उन्हीं के घर पे रहने लगा और इसी के दौरान 2014 में प्रेमचंद यादव ने ज्ञान प्रकाश को ले जा कर के बाकायदा उनके हिस्से की जो 10 बीघे ज़मीन थी उसको अपने नाम से बैनामा करा लिया। जब ये बैनामा करा लिया तो ये बात पता चली सत्यप्रकाश दुबे को, यानी ज्ञान प्रकाश दुबे के भाई को। तो सत्यप्रकाश दुबे ने इस मामले को लेकर के कोर्ट में पहुंचा, इसके खिलाफ अपील की कि ये हमारे भाई के मानसिक हालत ठीक न होने का फ़ायदा उठाया गया है और ये दबंग किस्म के प्रेमचंद यादव हैं, इन्होंने ज़मीन लिखवा ली है। ये मुकदमा चल रहा था और इसी मुकदमे के चलने के दौरान तमाम बार जो है इसमें बीच बचाव और पंचायत भी हुई। इसमें एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो सभी बीच में आए, लेकिन किसी ने इस हालात को संभालने की जुर्रत नहीं की। लीपापोती करते गए और मामला आगे बढ़ता गया। ये वाकया जब हुआ तो उस वक्त प्रेमचंद यादव अपने घर पर थे, तभी किसी का फ़ोन आया। फ़ोन आते ही प्रेमचंद यादव अपनी बाइक से तुरंत खेत के तरफ निकल लिए और खेत पर जब पहुँचे तो वहाँ पर सत्यप्रकाश दुबे से विवाद हो गया। विवाद के दौरान ही कहा जाता है कि सत्यप्रकाश दुबे के तरफ से हमला किया गया धारदार हथियार से, जिसमें प्रेमचंद यादव की जान चली गई। जब ये जान चली गई और ये खबर जब प्रेमचंद यादव के तरफ के लोगों को मिली तो वो 50 के संख्या में धावा बोल दिए और सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुस आए। जो जहां मिला उसका वहीं उन्होंने कत्ल कर दिया, यानी उनको जान से मार दिया। ये हालत हुआ और वहां पर पूरे घर में चारों तरफ खून ही खून फैल गया।
केवल एक ही बच्चा उसमें, जिसमें कि 5 लोग इधर के मारे गए और उधर के जो है प्रेमचंद यादव मारे गए, सब 6 लोगों की जान चली गई। जो ये 5 मारे गए उसमें जो है उसमें जो प्रेमचंद यादव जो मारा गया, उसके विपक्ष में जो सत्यप्रकाश दुबे है, सत्यप्रकाश दुबे की हत्या हुई, पत्नी की हत्या हुई, 2 बेटियों की हत्या हुई और 1 बेटे की हत्या हुई। सबसे छोटा बेटा इस समय जीवन और मौत से लड़ रहा है। वो लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसको देखने के लिए आज पहुंचे। लेकिन ये सब के बीच जो एक बात आई है सामने, वो ये आई है कि एक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी है शोभिता, वो बड़ी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल रहती है। वो आई और वो आ कर के नामदर्ज रिपोर्ट कराया है, जिसमें 25 लोगों के नाम दर्ज हैं और 50 अज्ञात हैं। लगभग 14 लोगों को अब तक पुलिस हिरासत में ली है, जिसमें उस बेटी ने बताया है कि ये 2014 से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था ज़मीन को लेकर के, जिसमें हमारे चाचा का गलत उपयोग किया गया। 2014 में उनको घर से उठा लिया गया, तब से अपने घर पर वो रखे हुए थे और वहाँ से उन्होंने ज़मीन अपने कब्जे में ले लिया था। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में आपको ये हालात मिलेगा, और इसके जड़ में है कौन? जैसे ही कोई व्यक्ति दबंग किस्म का, वो ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, किसी भी तरह के ओहदे पर जब वो पहुंचता है तो उसके निगाह में सबसे पहले ग्राम सभा की ज़मीन होती है, उसके बाद जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसकी ज़मीन होती है। अगर कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है तो या वो किसी नाशे की लत में है तो उसको ये दबंग किस्म के लोग उठाते हैं, उसकी ज़मीन अपने नाम से कराते हैं और फिर उस ज़मीन पर कब्ज़ा जमाते हैं। अगर वो कब्ज़ा में कहीं अगर वो थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर ये लड़ाई झगड़ा और यहाँ तक कि हत्याओं तक की नौबत आती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ केवल देवरिया का मामला नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के गाँवों का योगी आदित्यनाथ या पुलिस सही से अगर इस बात को देखे तो हर गांव में ये मिलेगा कि हर गांव में इस तरह के दबंग किस्म के लोग हैं जो किसी न किसी की ज़मीन पर या तो कब्जा कर चुके हैं या कब्जा करने की नीयत से उसकी ज़मीन को किसी न किसी गलत रास्ते से अपने नाम से पट्टा करा लिया है या बैनामा करा लिया है। ये हालात पूरे उत्तर प्रदेश के और हर गांव के हैं और ये इसमें सभी लिप्त होते हैं। और लिप्त जो वही होते हैं जो छोटे छोटे जो है जनप्रतिनिधि होते हैं या किसी राजनीतिक दल से जिनको संरक्षण मिला होता है, वो इस कार्य में तल्लीन है और लगातार ये होता जा रहा है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन को तैयार रहना होगा। शासन प्रशासन इस पर उसको ध्यान देना होगा और जहाँ जहाँ भी इस तरह के मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। नहीं तो देवरिया जैसे तमाम मामले संज्ञान में आते रहते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, भूमि विवाद को लेकर जान जाती रहती है, आगे भी इसी तरह की नौबत आती रहेगी। तो ये योगी सरकार को प्राथमिकता पर इसको रखना होगा और ये कार्य करना होगा ताकि देवरिया जैसा कांड उत्तर प्रदेश में फिर कहीं ना दोहराया जाए और जिसमें कि लोगों की जान चली जाए। तो ये इसके ऊपर नकेल कसने के लिए छुटभये नेताओं पर नकेल कसना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इनके आतंक इतने होते हैं कि गांव और कस्बे के लोग इनसे बोल नहीं पाते और ये आतंक करके कमज़ोरों के ज़मीन को हड़पते हैं, उनके घर को हड़पते हैं, उनको परेशान करते हैं। ये इनकी नीयत बन चुकी है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट में हो, किसी भी सरकार में हो, चाहे सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, ये सब में इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और जैसे ही कोई दूसरी सरकार आती है ये उस सरकार में जा कर के समाहित हो जाते हैं और फिर अपने कार्य को ये आगे बढ़ाते हैं। तो इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।